हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटाभोग जी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। 10वीं क्लास की जो गणित विषय है उसके अंदर आपको पिछली वीडियो के अंदर द्विघात बहुपद के बारे में बताया था। द्विघात बहुपद के शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, उसके साथ त्रिघात बहुपद के शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं और शून्यांक ज्ञात करने की कौन कौन सी विधि है, ये आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था। और शून्यांक और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है ये भी आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज आपको हम द्विघात समीकरण के बारे में बताएंगे। द्विघात बहुपद के जिस प्रकार से हम गुणनखंड करके शून्यांक ज्ञात करते हैं, उसी प्रकार से द्विघात समीकरण के भी गुणनखंड करके हम मूल ज्ञात करते हैं। तो द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण को हल करने की जो विधि है, जो तरीका है, वो ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। अर्थात द्विघात बहुपद को जिस प्रकार से हल करते हैं, शून्यांक ज्ञात करते हैं, उसी प्रकार से द्विघात समीकरण को हल करते हैं या उसके मूल ज्ञात करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपके लिए द्विघात जो समीकरण है उसका मानक रूप क्या होता है वो लिख देता हूँ। देखिए, द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में अंतर इतना ही है कि द्विघात समीकरण के दो पक्ष होते हैं, जबकि द्विघात बहुपद में एक पक्ष ही होता है। द्विघात समीकरण जिसके बारे में आपको बताएंगे, इसका मानक रूप, स्टैंडर्ड रूप, मानक रूप होता है, यहाँ पर समीकरण का निशान लगा देते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और a डज नॉट इक्वल टू 0। अर्थात a का मान 0 नहीं होता है, क्योंकि अगर यहाँ पर a बराबर 0 होगा तो x स्क्वायर का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा और फिर आपका ये एक घात चर वाला समीकरण रह पाएगा। इसलिए इसको रैखिक समीकरण कहेंगे। तो द्विघात बहुपद का, ये द्विघात समीकरण का ये मानक रूप होता है। द्विघात बहुपद का भी इसी प्रकार का मानक रूप होता है, लेकिन ये बराबर में जो पक्ष आता है वो द्विघात बहुपद में नहीं आता है। अब बात करें हम द्विघात समीकरणों को किस प्रकार से हल करें। तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद को जिस प्रकार से सरल किया जाता है, हल किया जाता है, उसी प्रकार से द्विघात समीकरण को हल किया जा सकता है आराम से। तो आप उन वीडियो में अच्छी तरह से समझ सकते हो। लेकिन फिर भी मैं एक दो क्वेश्चन लेकर आपको और स्पष्ट कर देता हूँ, और इस द्विघात समीकरण में किस प्रकार से क्या खूबी होती है, कैसे द्विघात समीकरण होते हैं, कौन से द्विघात समीकरणों के जो मूल होते हैं वो किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण में हम क्या ज्ञात करते हैं, मूल ज्ञात करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। मैं कोई द्विघात बहुपद समीकरण ले लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं, इसको हल करना है। तो हल करने के लिए इसमें तीन हम जो फॉर्मूले हैं, तीन जो विधियां हैं, मेथड है, वो काम में लेते हैं। एक तो गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि जो आपको मैंने द्विघात बहुपद के अंदर बताया था, उस प्रकार से हम इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। और एक है द्विघाती सूत्र, श्रीधर आचार्य सूत्र, उस द्विघाती सूत्र के प्रयोग से भी हम इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं, दोनों मूल। और एक है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने वाली विधि, उससे भी इसके दोनों मूल ज्ञात किए जा सकते हैं। लेकिन पहले आपको मैं ये बता दूं कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल विद्यमान होते हैं या नहीं होते हैं या कैसे होते हैं, तो ये हम पहले पता कर सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार से बना लेते हैं कि द्विघात समीकरण, इसको ऐसे लिखेंगे तो ठीक रहेगा। मान लेते हैं ये क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा मूल विद्यमान हो, मूल विद्यमान हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, हो तो उन्हें उपयुक्त विधि के द्वारा ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए।
तो देखो ये मूलों की प्रकृति क्या होती है और मूलों की प्रकृति किस प्रकार से जांच की जाती है, ये किस प्रकार से हम देखें कि इसके मूल कैसे हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन से इसका सारा जो प्रोग्राम है वो समझ में आ जाएगा कि दी गया समीकरण कैसा है, इसके मूल कैसे होंगे और अगर मूल होंगे तो उनको हम कैसे निकालेंगे और कौन कौन सी विधियों का इस्तेमाल करेंगे। इस एक ही क्वेश्चन से आप सब कुछ दी गया समीकरण का पूरा जो प्रोग्राम है वो आप समझ सकते हो। तो आप ध्यान देना। सबसे पहले यहाँ पर ये बताया गया है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूल कैसे होते हैं? देखो दी गया समीकरण के मूल 3 प्रकार के हो सकते हैं। या तो आपको पता है कि दी गया समीकरण में 2 मूल होते हैं, वो दोनों मूल या तो समान हो सकते हैं, दोनों ही बराबर आ जाए, अर्थात चर राशि का मान समान आ जाए, x बराबर दोनों ही मान बराबर आ जाए तो वो समान मूल कहलाते हैं। अगर दोनों मूल अलग अलग आए तो वो पृथक होते हैं और हो सकता है कि उसके मूलों का अस्तित्व नहीं हो, वास्तविक मूल नहीं हो। तो ये किस स्थिति में कैसे आते हैं, कब आते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है दी गया समीकरण का जो मानक रूप होता है, देखिए हल द्विघात समीकरण का मानक रूप, यहाँ पर डॉट लगा देता हूँ, ये समीकरण मान लेना। मानक रूप स्टैंडर्ड जो रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx, जब तक यहाँ पर हम चर राशि x ले तब तक, बाकी यहाँ पर n r कुछ भी आ सकता है, x y z ये कोई जरूरी नहीं है। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और a का मान 0 नहीं होता है, a का मान 0 नहीं होता है, अर्थात a डज नॉट इक्वल टू 0। ये रूप होता है इसका मानक रूप। अब यहां पर हम इस दी गया समीकरण अर्थात 2x² माइनस 7x प्लस 3 के पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करें तो उसमें हमें ये चाहिए कि a b c ये क्या है, ये समझना जरूरी है। तो यहां पर देखो, यहाँ 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर 0 में a बराबर जो 2 घात वाला चर है x² है, इससे जो राशि गुणा है, संख्या गुणा है वो a है, इसे हम a मानते हैं। a घात वाले चर से वही द्विघात बहुपद की तरह x से जो यहाँ पर गुणा है वो b होगा, तो यहाँ पर b बराबर माइनस का 7 है और c बराबर यहाँ पर कितना है 3 है, जो संख्या वाला मान अचर पद है वो c होता है। तो ये a b c पहले आपको पता होना चाहिए, तभी आप द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हो और पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने वाली विधि का इस्तेमाल कर सकते हो और तभी आप जांच कर सकते हो कि इनके मूलों की प्रकृति कैसी है। तो ये a b c का पता होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि अगर इसके अंदर कभी कभी क्या करता है द्विघात समीकरण में, ये bx पहले ले आता है और ax² बाद में लिख देता है, अर्थात इनकी जगह पलट देता है भ्रमित करने के लिए। तो आपको उनको सही व्यवस्थित कर लेना है, अर्थात अवरोही क्रम में आपको लिख लेना है। सबसे पहले ज्यादा घात वाला चर, फिर उसके बाद में कम घात वाला चर और उसके लास्ट में अंतिम में आपको संख्या वाले मान पद लिखना है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल अवरोही क्रम में ही है, घटता हुआ क्रम ही है। अब देखो मूलों की प्रकृति के लिए मैं आपको यहां पर बता देता हूं 3 स्थितियां क्या है। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, इसके लिए 3 प्रकार से हम देखते हैं। पहला है यदि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो, तो अगर हम इनमें से bac ये उठाकर b² माइनस 4ac कर लें और उसके बराबर अगर 0 मान आ जाए, 0 हो जाए, तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान होते हैं, विद्यमान होते हैं मूल और समान होते हैं। हो तो मूल विद्यमान होते हैं, मूल विद्यमान होते हैं तथा दोनों मूल समान होते हैं, एक ही होते हैं, चर राशि का मान समान आता है, तथा दोनों मूल समान होते हैं। लेकिन अगर ऐसे देखिए, यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाए, b² माइनस 4ac का मान 0 से 0 से बड़ा हो,
तो दोनों मूल अलग अलग होते हैं, विद्यमान होते हैं मूल और अलग अलग होते हैं। तो मूलों का अस्तित्व होता है, मूल विद्यमान होते हैं, मूल विद्यमान होते हैं या मूलों का अस्तित्व होता है, या इसे लिख देते हैं मूल विद्यमान होते हैं तथा दोनों मूल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, पृथक पृथक। दोनों मूल अलग अलग या पृथक पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं, समान नहीं होंगे, अलग अलग आएंगे, चौरासी का मान अलग अलग आएगा, होते हैं। और तीसरी स्थिति, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ जाए, 0 से छोटा। आपको पता है कि 0 से छोटा प्रत्येक मान नेगेटिव होता है, माइनस का होता है, ऋणात्मक होता है। तो अगर माइनस का आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक या 0 से छोटा हो तो वास्तविक मूल विद्यमान नहीं होते हैं, वास्तविक मूल विद्यमान नहीं होते हैं, अर्थात उनको हम ज्ञात नहीं कर सकते, हल नहीं कर सकते, कर सकते हैं सिर्फ काल्पनिक ज्ञात करने के लिए, विद्यमान नहीं होते हैं, उन्हें ज्ञात नहीं किया जा सकता। जब वास्तविक मूल्य विद्यमान नहीं होते हैं तो उनको ज्ञात भी नहीं कर सकते। तो ये इस प्रकार से 3 स्थिति होती है द्विघात समीकरण के मूलों की। अगर द्विघात समीकरण के अंदर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac कर ले और वो मान अगर 0 आ जाता है, उसका मान 0 जाता है, तो दोनों मूल विद्यमान होते हैं और समान होते हैं, दोनों एक ही होते हैं। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा जाता है तो फिर मूल विद्यमान होते हैं लेकिन दोनों मूल अलग अलग होते हैं, पृथक पृथक होते हैं। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा जाता है, ऋणात्मक आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, तो वास्तविक मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता है, हम उन्हें ज्ञात नहीं कर सकते। अब देखो मैंने यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो तो ये लिखा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस चिन्ह के रूप में भी। ये तो इस प्रकार से लिख दो, चाहे आप इस प्रकार से लिख दो जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा हो, ये बड़े का निशान, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा हो किससे, 0 से। ऐसा हो तो मूल विद्यमान होते हैं और दोनों मूल अलग अलग होते हैं। यहाँ पर भी ऐसे, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो तो छोटे के लिए हम छोटे वाला चिन्ह काम में ले सकते हैं। आप जानते हो जिसकी तरफ ये इसके 2 मुँह होते हैं वो बड़ा होता है, और जिसकी तरफ एक मुँह होता है वो छोटा होता है। यहाँ पर 0 छोटा और ये बड़ा, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो दोनों मूल अलग अलग होंगे। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो और 0 क्या हो, उससे बड़ा हो, मान से हो, तो वास्तविक मूल विद्यमान नहीं होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने से पहले आप ये बी स्क्वायर माइनस 4ac से जांच करके ये देख सकते हो कि मूल किस प्रकार के होंगे, अलग अलग होंगे या समान होंगे, या फिर मूलों का अस्तित्व नहीं है। और अगर मूलों का अस्तित्व नहीं है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक आता है, नेगेटिव आता है, 0 से छोटा आता है, तो फिर हम आगे हल क्यों करें, हल करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसके वास्तविक मूल विद्यमान नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात की जाती है। अब आप यहां पर इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कर सकते हो। तो देखो हम क्या करते हैं, इनकी तुलना बी स्क्वायर माइनस 4ac से करते हैं। विविक्तीकरण इसे बोला जाता है, जिसको हम ऐसे भी कहते हैं, डी भी बोलते हैं, अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इनकी तुलना d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से करने पर, या विविक्तीकरण बी स्क्वायर माइनस 4ac से हम जांच करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर माइनस 4 गुणा a गुणा c, ये मान क्या आता है वो देखते हैं। b का मान यहाँ पर रख देते हैं माइनस का 7, जो माइनस का 7 है, ये माइनस का 7, बी स्क्वायर माइनस ये माइनस 4a, a है यहाँ पर 2,
और c कितना है यहाँ पर 3। ये मान निकाल के देख लेते हैं हम। समीकरण का निशान ही बराबर का निशान लगाना है। समीकरण का निशान दो पक्ष होते हैं और जब उनको हल करते हैं तो लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस के 7 का वर्ग होता है प्लस का, माइनस का प्लस हो जाता है वर्ग में, और 7 7 49, 7 का आड़ा 7 बार बोलोगे तो ये 49 हो जाएगा। इधर देखिए 4 दूना 8 3 24, 4 दूना 8 3 24 किसका माइनस का, ये तो 24 हो गया माइनस का। और 49 में 24 गया तो 5 और ये 2 25 आ गया। तो इसका मतलब ये यहाँ पर क्या आया, यहाँ b² माइनस 4ac का मान बढ़ा आ गया किससे, 0 से। तो यहाँ पर दोनों मूल विद्यमान होंगे और क्या होंगे, अलग अलग होंगे, समान नहीं होंगे। या यहाँ पर आप ऐसे भी कह सकते हो कि d का मान किससे, 0 से बढ़ाया है। अब बात यह है कि दोनों मूल हैं, विद्यमान है, तो अब हम उनको ज्ञात कैसे करें, उनको प्राप्त कैसे करें। तो प्राप्त करने के लिए आपके पास 3 विधियां हैं। मैं उन तीनों विधियों को अच्छी तरह से आपको समझा देता हूं। तो पहले किसी भी प्रश्न में अगर ऐसा पूछा जाए कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, क्या इनको सरल करना संभव है, हल करना संभव है, तो आपको पहले b² माइनस 4ac से जांच करनी है कि ये मान कितना आता है। यहाँ पर b² माइनस 4ac से हमने जांच की तो वो क्या आया, 0 से बढ़ाया है, अर्थात 25 आया। तो वास्तविक मूल है और दोनों मूल क्या है, अलग अलग है। अब उनको हल कैसे करें, हम इस पॉइंट पर चलते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण पॉइंट यही है। क्योंकि एग्जाम के अंदर हमें दीर्घ समीकरणों को हल करना होता है, तो हल किस प्रकार से किया जाए उसके लिए मैं आपको ये जो विधियां हैं वो बता देता हूं। तो इसको यहाँ पर मैं मिटान देता हूँ। देखो यहाँ पर ये आप जांच कर लेना अच्छी तरह से इससे, और उसके आगे हल करना। हल करने के लिए सबसे पहले गुणनखंड विधि काम में लेते हैं। गुणनखंड से हम गुणनखंड करते हैं और उसके बाद उनसे मूल प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको द्विघात बहुपद में शून्यांक ज्ञात करना बताया था गुणनखंड विधि से, वो की वही विधि है इनमें द्विघात समीकरणों में मूल ज्ञात करने के लिए। तो अगर आप यहाँ पर ज़्यादा ध्यान न दो तो आप पिछले वीडियो के अंदर अच्छी तरह से समझ सकते हो कि मैंने द्विघात बहुपद के गुणनखंड करना किस प्रकार से बताया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर शॉर्ट में एक बार आपको बता देता हूँ। देखो आपका द्विघात समीकरण है x² माइनस 7x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, इस bx के दो टुकड़े करने, दो पार्टों में इसको डिवाइडेशन करना है, बांटना है। उन दोनों टुकड़ों का जो मान है वो तो रहना चाहिए माइनस का 7x, जितना यहाँ पर है उतना ही रहना चाहिए, bx के बराबर होना चाहिए। और उन दोनों टुकड़ों का गुणनफल होना चाहिए किसके, इनके गुणनफल के बराबर, जो आपको मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था। अर्थात ax² और c के गुणनफल के मान के बराबर होना चाहिए। ये दो बात अगर आप ध्यान में रखकर टुकड़े करते हो तो वो आपके टुकड़े बिल्कुल करेक्ट होंगे और आप द्विघात समीकरणों को हल कर लोगे अगर मूल विद्यमान है तो आपको ध्यान रखना है, एक तो इसके जो दो टुकड़े करोगे आप माइनस के 7x के, अर्थात इनको जोड़कर या घटाकर लिखोगे इन दोनों टुकड़ों को, तो उनका मान रहना चाहिए माइनस का 7x हर हाल के अंदर, ये चेंज नहीं होना चाहिए, ये तो आपके क्वेश्चन का मान ही बदल जाएगा। दूसरा, उन दोनों टुकड़ों को अगर गुणा करें तो वो ax² c अर्थात 2x² गुणा 3 अर्थात 6x² के बराबर होना चाहिए। तो 6x² किस संख्या के फाड़े में आता है, 6 किन संख्याओं के गुणनफल में आता है, तो आपको पता है 6 एकम 6 और 3 दूना 6। सिर्फ यही दो स्थितियां बनती है कि 6 को 1 से गुणा किया जाए या 3 को 2 से या 2 को 3 से गुणा किया जाए तो ही 6 आता है गुणनफल के अंदर। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही संभावनाएं बनती है अगर आपके पास दिमाग है तो। जोड़ने के हिसाब से, घटाने के हिसाब से तो अनंत संभावनाएं बनती है, लेकिन हमें उनके साथ साथ गुणा का भी तो ध्यान रखना है कि उन दोनों टुकड़ों को हम गुणा भी तो करके देखेंगे, और वो गुणनफल होना चाहिए कितना, 6x² के बराबर, वो भी प्लस का 6x²। इसका मतलब हमें 6x² प्लस का किन संख्याओं के गुणनफल में आए, उनमें भी महत्वपूर्ण है 6 किस में आए, तो 6 3 दूना 6 2 तिया 6 या फिर 6 एकम 6 1 छिके 6। तो दो ही यहाँ पर स्थितियाँ बनती है, या तो आप 6x और 1x टुकड़े कर लो या फिर आप 3x और 2x टुकड़े कर लो। अब अगर हम 3x या 2x टुकड़े करते हैं तो उन दोनों का मान या तो माइनस का 5 होता है या फिर प्लस का 5 होता है या फिर माइनस का 1 होता है।
या फिर प्लस का 1 होता है। तो इस प्रकार से तो हमारे पास माइनस का 7x रहेगा ही नहीं, मान चेंज हो जाएगा। तो 2x 3x ये टुकड़े तो हम कर नहीं सकते क्योंकि उनका मान माइनस का 7x नहीं होता है। दूसरी बात, अगर हम 6x और 1x करें तो 6x और 1x मिलकर माइनस का 7x हो सकता है, क्योंकि हमें माइनस का 7x रखना है। तो ये नॉर्मल सी बात है जो आपको मैंने पहले बताई थी। इस प्रकार से मैं 2 टुकड़े कर लेता हूँ, 2x² माइनस का 6x और माइनस का 1x प्लस का 3 = 0। ये देखो माइनस का 7x है, दोनों मिलकर माइनस के 7x बनते हैं, गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस और 6x गुणा होकर 6x² होता है। तो ये प्लस का 6x² इसके बराबर होता है। तो बस यही ध्यान रखना है गुणनखंड विधि में, और कुछ नहीं है। अब इनके अंदर हम जो बेनिष्ठ होता है, कॉमन होता है, वो बाहर ले लेते हैं कोष्टक के। इन दोनों के अंदर 2x का भाग जाता है, 2x इनका में से है, अधिकतम 2x का भाग जाता है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो ये 2x हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर आप चाहो तो भाग देके देख लो, जो बचता है वो यहाँ पर लिख दो, या सीधा सही है। 2 ले लिया कॉमन, x की 2 घात में 1 घात बाहर ले ली, तो 1 घात यहाँ पर कॉमन बच गई अंदर। माइनस 6x के अंदर 2x कॉमन लिया तो 2 का भाग 6 में 3 बार जाता है, तो ये तो 3, x बाहर ले लिया तो 3 बच गया। या आप 2x से माइनस के 6x को डिवाइडेशन कर दो, माइनस का 3 आ जाएगा। इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है? देखो, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि यही कॉमन यहाँ पर बचना चाहिए, तभी तो हमारे गुणनखंड करने का काम सक्सेसफुल होगा, नहीं तो आगे हम हल ही नहीं कर पाएंगे, मूल नहीं निकाल पाएंगे। या दूसरी बात, इनमें भी इस प्रकार से कॉमन लो कि जो बेनिष्ठ हो इन दोनों में। तो यहाँ पर माइनस का 1 हम कॉमन लेते हैं, माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो बच गया प्लस का x। अब यहाँ पर कुछ छात्र प्लस का 3 कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि माइनस 1 का भाग आप प्लस के 3 में दो, माइनस के 3 बार जाएगा, तो ये माइनस का 3 और बराबर 0। अब हमारे पास 2 गुणनखंड हो गए, एक तो 2x - 1, 2x - 1 और एक हो गया x - 3, x - 3। ये आपस में गुणा है, अगर इनको गुणा कर लें तो यही गुणनफल आ जाएगा, वही गुणनफल यहाँ तक पहुँच जाएंगे हम, बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से, दोनों गुणनखंडों में से किसी एक को पहले हम इधर लाएंगे इस पक्ष में, फिर दूसरे को लाएंगे, तो फर्तम मूल प्राप्त हो जाएगा हमें। फर्तम मूल बराबर, हम इस 2x - 1 को यहाँ पर रहने देते हैं, और ये जो x - 3 है ये इससे गुणा हो रहा है, पूरे पक्ष से गुणा हो रहा है। और आप जानते हैं गुणा से अगर कोई संख्या या कुछ भी मान उधर जाता है उस पक्ष में, तो या उससे इधर आता है तो वो गुणा से भाग हो जाता है। तो यहाँ पर हम x - 3 को गुणा से इधर लाएंगे, तो 0 में क्या होगा, इसका भाग लगेगा, और 0 में किसी संख्या का भाग दो आप 0 को छोड़कर, उसका मान 0 होता है। अगर 0 में 0 का भाग देंगे तो वो 0 नहीं होता है, वो अनंत होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 0 में आप 0 के अलावा किसी संख्या का भाग दो, उसका मान 0 आता है, तो ये 0 हो गया। और अब इस प्रकार से हम इसको सरल करेंगे तो आपको एक मूल प्राप्त हो जाएगा। 2x बराबर, ये माइनस का 1 है, इसका पक्षांतर कर दो, इधर ले आओ तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। और इस x को भी इस x से 2 को भी आप हटाकर इधर ले आओ तो इधर बचेगा x, और ये 2 गुणा से आएगा इस पक्ष में, तो 1 में आकर क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। तो एक मूल तो ये आ गया। अब हम दूसरा मूल ज्ञात करते हैं। द्वितीय मूल देखिए, द्वितीय मूल के लिए आप वो दूसरे गुणनखंड है उसको रख लो, इसको उधर उस पक्ष में ले जाओ। तो x - 3, ये x 2x - 1 इधर गुणा हो रहा है, इस पक्ष में आएगा तो क्या होगा, 0 में भाग लगेगा तो क्या हो जाएगा, 0। और अब 3 को इधर लाएंगे तो इधर बच जाएगा x, और ये माइनस का 3 इस पक्ष में आएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का। तो ये x बराबर 3 भी इसका मूल हो गया। आप अगर चर राशि की जगह इन दोनों मानों को रखकर आप जांच करो तो उसका मान, पूरे समीकरण का मान 0 हो जाता है, जो आपको मैंने पहले भी बताया था। या 0 को, इसको समीकरण को ये संतुष्ट करता है। जैसे यहाँ पर मैं अगर ये मान रख दूँ, 1/2 रख दूँ x की जगह, यहाँ पर 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर 0 है। x बराबर अगर 1/2 रख दिया जाए रखने पर, तो देखिए 2 गुणा 1/2 का वर्ग माइनस 7 गुणा 1/2 प्लस 3 बराबर 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 गुणा 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, माइनस का 7 एकम 7/2 प्लस 3 बराबर 0। 2 से इसको काटते हैं तो 2 1/2 और बचा यहाँ पर माइनस का 7। तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 4 कटा तो 1/2 आ गया है, तो ये 1/2 माइनस का 7/2 और प्लस का 3, इन दोनों का हम लघुत्तम लेते हैं 1/2 और 7/2 का, तो लघुत्तम क्या हो जाएगा, 2 जाएगा। तो अंश ऐसे कैसे रहेगा। अब ये माइनस का 7 प्लस का 1 तो बचा कितना, माइनस का 6, माइनस के 6 में 2 का भाग देंगे तो माइनस का 3 और प्लस का 3, तो ये 0 जाएगा। तो इस प्रकार से 0 हो जाता है। आपको इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है।
लेकिन ये जरूर चेक कर लेना है कि शून्य हो रहा है नहीं है, समीकरण को संतुष्ट कर रहा है नहीं कर रहा है ये मान, उससे आप ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको द्विघात समीकरण को किस प्रकार से हल करते हैं वो गुणनखंड करके, गुणनखंड विधि से मैंने आपको बताया है, लेकिन ये आपको पहले भी बता चुके थे हम। अब हम यहाँ पर द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके इसी के ये दोनों जो शून्यांक है x बराबर 1/2 और x बराबर 3, ये जो दोनों शून्यांक है वो हम द्विघाती सूत्र से प्राप्त करेंगे, और द्विघाती सूत्र से कैसे हल किया जाता है वो यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो इसी द्विघात समीकरण को हम वापस लेते हैं और इसको सरल करते हैं। द्विघाती सूत्र श्रीधर आचार्य सूत्र जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत काम में आता है क्वेश्चनों को हल करने के लिए। बहुत सारे क्वेश्चनों की स्थिति ऐसी बन जाती है कि वो द्विघात समीकरण का रूप ले लेते हैं और हम उनको द्विघाती सूत्र से ही हल कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हम गुणनखंड नहीं कर पाते हैं, अर्थात गुणनखंड में इतना दिमाग नहीं लगता है, इसके जो दो टुकड़े कर रहे हैं वो समझ में नहीं आते हैं। तो इतना समय अगर नहीं हो कि हम सोचे समझे या ट्राई करके देखें, उससे पहले हम द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके ये जो मूल है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो जो भी तरीका अच्छा लगे उसका आप उपयोग कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर a बराबर 2 है, बताया था भी आपको, b बराबर -7 है x से गुणा, और c बराबर 3 है। द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करने से पहले हमें a b c का पता होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर a b c का ही मान रखा जाता है। तो यहाँ पर मैं सूत्र लिखता हूँ, द्विघाती सूत्र जो आपको शायद पहले भी बताया होगा, द्विघाती सूत्र है, यहाँ पर चर राशि x है, तो x बराबर, इसको श्रीधर आचार्य सूत्र भी कहा जाता है, -b प्लस माइनस √ b² -4 गुणा a गुणा c बटे 2 गुणा a। ये द्विघाती सूत्र है जो लगभग छात्रों को हमेशा याद रहता है, ज़्यादातर छात्र इसको याद कर लेते हैं। इससे हम x का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर बस करना क्या है, हमें a b c का मान रख के इसको सरल करना है। तो मान रखते हैं, देखो यहाँ पर x बराबर माइनस ये b, ये प्लस माइनस √ और यहाँ पर हम b का वर्ग कर देंगे, -4 गुणा a गुणा c यहाँ पर लिख देंगे, और ये 2 गुणा a। यहाँ पर है b का मान है यहाँ पर -7, जो भी है वो लिख देना है आपको, -7 प्लस माइनस √ b² अर्थात -7 का वर्ग प्लस का 4 गुणा a कितना यहाँ पर 2 है, तो ये 2 गुणा c कितना यहाँ पर 3 है, तो वो 3 लिख देंगे, और नीचे 2a अर्थात 2 है। अब इसको बस सरल करना, आपको x का मान मिल जाएगा। देखो यहाँ पर माइनस का b है 7 माइनस का 7 और बाहर माइनस है, इसलिए माइनस तो हो गया प्लस, और कोष्टक को हमने हटा दिया तो ये प्लस का 7 हो गया, क्योंकि कोष्टक के बाहर माइनस होता है तो अंदर वाली संख्या के चिन्ह बदल जाते हैं। यह सीधी सी बात है, माइनस प्लस हो गया, और प्लस माइनस √ यहाँ पर देखिए -7 का वर्ग होता है प्लस का 49, तो ये प्लस का 49 हो गया, माइनस प्लस हो गया। इधर देखो -4 गुणा -8 गुणा 3 -8 थी 24, तो ये -24 और बटे हुए 2 दूना 4 हो गया। अब देखिए आगे, और आगे इसको सरल करते हैं, तो x बराबर 7 प्लस माइनस √ 49 में 24 को घटाएंगे तो ये 25 आ जाएगा, और बटे हुए 4। अब हम 25 का वर्गमूल निकालेंगे, तो x बराबर 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल होता है 5 और बटे हुए 4। अब इस 5 को एक बार प्लस में एक बार माइनस में लेकर हम इसके 2 मान कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x बराबर, पहला x बराबर मान हो गया, अर्थात पहला मूल 7 प्लस का 5 बटे हुए 4, 7 और 5 होता है 12, 7 और 5 12 बटे 4, और 12 में 4 का भाग गया 3, जो ये मूल आ गया जो हमने पहले निकाला था गुणनखंड विधि से, तो x बराबर 3 आ गया। दूसरा मूल देखिए x बराबर 7 माइनस का 5 लेना है, क्योंकि ये प्लस का भी है माइनस का भी है, तो दोनों ही मानने, तो ये माइनस का 5 बटे हुए 4। 7 किसका है, प्लस का, और 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 7 में 5 गया तो 2 बटे हुए 4, और 2 से इसको काटते हैं, ये परिमेय संख्या बनाते हैं, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो ये दूसरा मूल आ गया 1 बटे हुए 2। तो इस प्रकार से हम द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके
श्रीधराचार्य सूत्र का इस्तेमाल करके भी ये दोनों मूल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम तीसरी विधि का उपयोग करते हैं, वो है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने वाली विधि। तो इसको मैं मिटान देता हूं और आप ये दीगर इस तरह उसको अच्छी तरह से याद कर लेना और इसका इस्तेमाल करना सीख लेना। देखिए पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने वाली विधि क्या है। आपको पता है पूर्ण वर्ग अर्थात अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दे तो वो पूर्ण वर्ग होता है। किसी भी संख्या का अगर वर्ग कर दिया जाए तो उसका मान जो आएगा वो पूर्ण वर्ग आएगा। तो हमें भी क्या करना है, यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाना है। हल करते समय एक पक्ष को, दोनों पक्षों में से एक पक्ष को पूर्ण वर्ग बना लेना है, जिससे कि उसके स्क्वायर लगा सकें और फिर दोनों पक्षों का हम वर्गमूल ज्ञात कर सकें। पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना या हल करने वाली विधि। जैसे आपका द्विघात जो ये समीकरण है वो है 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर 0। ये है। हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपका जो ax स्क्वायर है, ax स्क्वायर, उसमें x स्क्वायर को अकेला करना है, अर्थात a का मान 1 करना है, जबकि यहां पर a का मान कितना है, 2 है। तो आपको इस समीकरण के दोनों पक्षों में जितना a है उसका भाग दे देना है, जिससे कि वो a हट जाए, अर्थात डिवाइडेशन से कट जाएगा वो। तो एक्स स्क्वायर से जितना गुणा हो रहा है उतने का ही दोनों पक्षों में भाग दे दो, क्योंकि दोनों पक्षों में भाग देने से समीकरण के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन वो हल आसानी से हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का भाग देंगे। ध्यान रखना 2 का ही भाग, क्यों, क्योंकि इससे एक्स स्क्वायर अकेला हो जाएगा। तो ये 2x स्क्वायर बटे 2 माइनस 7x बटे 2 प्लस का 3 बटे 2 बराबर 0 में अगर आप 2 का भाग दोगे तो समझदार हो, इससे क्या फर्क पड़ेगा, 0 ही आएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो c है, c का मान, ये मान उसको इस पक्ष में ले आना है, दूसरे पक्ष में, ये भी ध्यान रखना है। तो c को आप उस पक्ष में ले जाओगे, 0 की तरफ ले जाओगे। इधर 2 से 2 कट गया तो बच गया एक्स स्क्वायर, ऐसे एक्स स्क्वायर को अकेला कर लिया, माइनस का ये बच गया 7 बटे 2 अर्थात 7x बटे 2 माइनस का, और ये प्लस का जो 3 बटे 2 है वो इस पक्ष में आएगा, तो माइनस का 3 बटे 2 हो जाएगा। इस पक्ष में आपको ले आना है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर को अकेला किया और c जो था अर्थात संख्या वाला मान था, जो अचर पद था, उसको दूसरे पक्ष में ले गए और ax स्क्वायर और bx को हमने इस पक्ष में रख लिया। अब आपको क्या करना है, इस x से a घात वाले चर से जो गुणा है, अर्थात जो b मान है, वर्तमान में जो b है, उसके आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देना है। ये बात ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूं, b के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना है, क्योंकि हम दोनों पक्षों में जोड़ रहे हैं समान राशि, तो उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, समीकरण का मान वही रहेगा। लेकिन क्या जोड़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार फिर से ध्यान देना। ये जो b से जो संख्या गुणा, ये x से जो संख्या गुणा हो रही है b, जैसे यहां पर माइनस का 7 बटे 2 है, इसके आधे का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना है। इसका आधा का मतलब 2 का भाग देना और वर्ग का मतलब स्क्वायर करना, और वो मान दोनों पक्षों में आपको प्लस कर देना है, अर्थात ऐड कर देना है। तो यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x बटे 2 तो इधर था ही, इधर भी हम ऐड कर देंगे और इधर भी ऐड कर देंगे। माइनस का ये जो 3 बटे 2 है, इसमें भी हम ऐड कर देंगे। क्या, b के आधे का वर्ग। यहां पर अब वर्तमान में जो b है उसके आधे का वर्ग, पहले नहीं, पहले तो माइनस का 7 था, लेकिन अब माइनस का 7 बटे 2 है, इसका आधा करना है। तो माइनस 7 बटे 2 का आधा, 2 तो पहले से था ही, और 2 का भाग और दे दो, वो आधा हो जाएगा, अर्थात 2 का भाग लगाकर आपको दोनों पक्षों में जोड़ना है। जोड़ना दोनों पक्षों में, तो आपको ध्यान रखना है। तो इधर भी माइनस का 7 बटे 2 इंटू 2, ये दोनों पक्षों में समान राशि जोड़ दी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि क्या जोड़ना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका ये पक्ष पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, और जब तक पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा तब तक आप इसको फिर हल भी नहीं कर पाओगे। तो आप x से जो संख्या गुणा है यहां पर, उसके आधे का वर्ग अर्थात उसमें 2 का भाग देंगे, उसका स्क्वायर दोनों पक्षों में बैठा दो, प्लस कर दो, ऐड कर दो। अब ऐसा करते ही ये जो पक्ष है वो पूर्ण वर्ग बन गया, अर्थात ये सरसमीका जो है आपकी a प्लस बी का या a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला रूप बन गया, अर्थात विस्तार रूप बन गया। अर्थात ये a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर बन गया।
या फिर ये ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर बन सकता है। तो ये इस प्रकार से विस्तार रूप बन जाएगा और उस विस्तार रूप को आप संक्षेप में a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेते हो। तो यहां पर मैं आपको लिख देता हूं, यहां ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो यहां पर भी ये ए स्क्वायर, ये माइनस का 2ab और ये प्लस का बी स्क्वायर है, ये आपको ध्यान रखना है। आप चेक कर सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर करके। तो यहां पर आपको शंका नहीं करनी है, बिल्कुल a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली जो सरसमीकरण है उसका ये विस्तार रूप है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे। a तो है x और b है 7/4, ये 7/4 है इसका मान। तो ये x माइनस 7/4, माइनस माइनस डबल करके प्लस मत कर देना, क्योंकि ये माइनस है तो वहां पर माइनस, क्योंकि यहां पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस का वर्ग भी प्लस में ही आता है। तो ये माइनस का 7/2 2 दूना 4 है, इसका होल स्क्वायर है। ये पूरा पक्ष यहां से यहां तक का मान ये संक्षेप में शॉर्ट में आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूप बन गया। अगर हम इसको वापस खोल ले, कैसे भी इसका सरल कर ले, मान निकाल ले, तो वो ये ही आएगा। और अगर ऐसा नहीं आता है तो फिर आप गलत कर रहे हो, ये आपको ध्यान देना है। x माइनस 7/4 का अगर हम वापस होल स्क्वायर से खोल लेंगे इसको, तो ये ही विस्तार रूप प्राप्त हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से पूर्ण वर्ग बन गया। बस इसे ही हम पूर्ण वर्ग भी दिखाते हैं। इधर भी हम क्या करेंगे, सरल कर लेंगे। देखो माइनस का 3/2 है, प्लस माइनस के 7 का वर्ग होता है प्लस का 49, 7 7 49 और 2 दूना 4 है, 4 का वर्ग भी करना है हमें, 4 का वर्ग होता है 16। तो ये इधर 49/16 आ गया। अब इधर देखो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर है, इधर इनको हम सरल करते हैं तो दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं। 2 और 16 का लघुत्तम होता है 16, लेस है एलसीएम 2 और 16 का 16 होता है, क्योंकि 16 में 2 का भाग जाता है और 16 का भी जाता है। और अधिकतम ये छोटी छोटी संख्या 16 है, 16 से ऊपर भी है। 2 का भाग 16 में देते हैं, 8 बार जाता है। 8 को अंश से गुणा करते हैं तो 8 3 24। भिन्नों का जिस प्रकार से जोड़ बाकी होता है इस प्रकार से जोड़ना आपको। 2 का भाग 16 में 8 बार गया, जितनी बार जाता है उसके भिन्न के अंश से गुणा करते हैं तो 8 3 24 माइनस का प्लस का 16 का 16 या 16 कम 16 तो 49 कम 49। अब देखिए इधर ये मिटान देता हूं, आप इसको तैयार कर लेना, याद कर लेना। अब हम यहां पर क्या करते हैं, सरल करते हैं। 49 में 24, ये 24 में हम क्या कर रहे हैं, 49 जो जोड़ रहे हैं, माइनस का 24 है और प्लस का 49 है तो प्लस का बच जाएगा 25। और देखिए इधर यहां पर है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर इधर 49 में 24 गया तो 25 बच गया, तो ये 25/16 आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। दोनों पक्षों का वर्गमूल आपको लेना है। तो आप समझदार हो, अगर किसी वर्ग वाली पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल लेते हैं, वर्गमूल निकालते हैं तो उसका वर्गमूल आ जाता है, अर्थात स्क्वायर हट जाता है। तो यहां पर x माइनस 7/4 के होल स्क्वायर का वर्गमूल आएगा x माइनस 7/4, ये आ गया, स्क्वायर हट जाएगा। और इधर वर्गमूल, तो वर्गमूल का निशान लगा देते हैं, इधर भी अंडर रूट, अगर इसके भी अंडर रूट लगाएंगे तो या फिर लगा देते हैं ये लो, ये दोनों पक्षों का हमने वर्गमूल ले लिया। स्क्वायर भी अंडर रूट भी है तो ये तो आ गया x माइनस 7/4 और इधर 25 का वर्गमूल होता है 5 और 4 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल होता है 4। लेकिन वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों चिन्ह लगाते हैं। आपको पता है कि वर्गमूल में प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है निकालने पर, तो ये प्लस माइनस दोनों चिन्ह लगाए जाते हैं। जब भी हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो वो प्लस और माइनस दोनों की होती है। अब हम सरल कर लेते हैं इसको। ये माइनस का 7/4 है वो इस पक्ष में ले जाते हैं तो इधर बचेगा x, इधर ऑलरेडी प्लस माइनस 5/4 है। ये माइनस का 7/4 इस पक्ष में आएगा तो माइनस से किसका बन जाएगा, ये प्लस का 7/4 हो जाएगा। और इधर x है, इन दोनों को हम सरल करते हैं, दोनों का लघुत्तम लेते हैं तो 4 आएगा, 4 का 4 ऐसे कैसे, और ये प्लस का माइनस का 5 भी ऐसे कैसे और प्लस का 7 भी ऐसे कैसे। इस प्लस को एक बार, इस 5 को एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो
प्रथम मूल होगा, प्लस का ले लेते हैं, x बराबर 5 प्लस 7/4, 7 और 5 होता है 12/4 और 4 3 12, वही आपका ये मूल आ गया 3। दूसरा है, दूसरा मूल यहाँ पर माइनस का 5 लेते हैं, तो x बराबर माइनस का 5 और प्लस का 7/, और ये बटे में 4 आ गया, तो ये बच गया प्लस का 2, 7 प्लस का है 5 गया साथ में, तो 2 बच गया, और 2/4 अगर 2 2 से काटते तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो ये दूसरा मूल आ गया 1/2। तो इस प्रकार से हम पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, चाहे समीकरण कोई सा भी हो, उस सब में यही तरीका आपको अपनाना है, क्योंकि मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है, एक ही क्वेश्चन से बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, समीकरण और भी हो सकते हैं, आपको तो इस बात का ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर जो 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 है, तो इस x² जो संख्या गुणा हो रही है उसका भाग दोनों पक्षों में दे देना है, इधर भी सबके अंदर देना है, ऐसा नहीं कि इसी के अंदर दे दे, बाकी b और c के अंदर न दे, पूरे पक्ष के अंदर देना है, सभी जो पद है उनके अंदर। तो यहाँ पर 2x² में भी 2 का भाग दिया, माइनस के 7x में भी 2 का भाग दिया, और प्लस के 3 में भी 2 का भाग दिया, तो इधर 0 में भी दे दिया, 0 में देने पर तो 0 ही आएगा। यहाँ पर 2 से 2 कट गया, x² बचा यहाँ पर, और यहाँ पर 7x बटे, क्योंकि ये कट नहीं रहा है तो माइनस का 7x/2 आ गया, और ये 3/जो प्लस का था उसको इस पक्ष में ले आए, तो ये माइनस का हो गया। अब आपको क्या करना है, x जो संख्या गुणा है, राशि गुणा है, जैसे यहाँ पर माइनस का 7/2 गुणा है, उसका आधा करना है, तो माइनस 7/2 का आधा माइनस का 7/4 हो जाएगा, आधा करने पर माइनस का 7/4 हो जाएगा। उसका वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना है, तो माइनस का 7/4 है, उसका वर्ग ये स्क्वायर करके दोनों मान दोनों पक्षों में जोड़ दिए, इधर भी। ऐसा इधर जोड़ते ही आपका इधर वाला पक्ष पूर्ण वर्ग बन जाएगा, अर्थात वो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला रूप ले लेगा। तो यहाँ पर माइनस है तो वो माइनस वाला रूप लेगा, और अगर प्लस है तो प्लस, तो यहाँ पर ये a² माइनस का 2ab प्लस का b² है, तो हम शॉर्ट में उसको क्या कहते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a की जगह x है और b की जगह है 7/4, तो ये x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर हमने कर लिया, और इधर वाले पक्ष को हम सरल कर लेते हैं, माइनस 7 का वर्ग 49 और 2 दूना 4 का वर्ग 16, माइनस का 3/2 है, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 16 आएगा, माइनस का 24, क्योंकि 2 का भाग 16 में 8 बार गया, 8 को माइनस 3 से गुणा किया तो माइनस का 8 24, ये माइनस का 8 24 प्लस 49 का 49, क्योंकि 16 का 16 है, और इधर x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर है, इधर 49 में 24 गया तो 25, 25/16। अब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालेंगे, तो अंडररूट का निशान लगा देंगे, यहाँ पर अंडररूट भी है, स्क्वायर भी है संख्या के, तो दोनों हट जाएंगे और माइनस का 7/4 आ जाएगा। इधर प्लस माइनस अंडररूट 16, ये 25/16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल 5 और 16 का 4 आ जाएगा। अब इसको सरल करेंगे, ये x माइनस जो 4 है, ये x माइनस 7/4 है, इसको इस पक्ष में लाएंगे तो प्लस का बन जाएगा, क्योंकि माइनस का है, तो x बराबर प्लस माइनस 5/4 और प्लस 7/4, इन दोनों लघुत्तम लेते हैं तो 4 4 समान है, तो प्लस माइनस 5 प्लस 7/4 आ जाएगा। इस 5 को एक बार प्लस का एक बार माइनस का मानना है, तो प्लस का 5/7 प्लस का 5 प्लस 7/4 बराबर 12/4, 12 में 4 का भाग दिया तो 3 आ गया, तो वो एक शून्यांक आ गया। दूसरा है माइनस का 5 लेते हैं, तो x बराबर माइनस का 5 प्लस 7/4, 7 में 5 गया तो 2/4, अर्थात 2/4 का मतलब 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 1/2 आ गया। तो इस प्रकार से दोनों मूल ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, जो द्विघाती सूत्र है और पूर्ण वर्ग विधि है, ये दोनों एक ही रूप है। अगर एग्जाम में आपसे पूर्ण वर्ग विधि से पूछता है तो आप द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल भी करके बता सकते हो, क्योंकि पूर्ण वर्ग विधि से ही द्विघाती सूत्र बनता है, द्विघाती सूत्र का रूप प्राप्त होता है। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि किस प्रकार से द्विघाती सूत्र का निर्माण हुआ, किस प्रकार से द्विघाती सूत्र बना। तो हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या, एक द्विघात समीकरण ले लेते हैं और उस द्विघात समीकरण को हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं, उनके मूल ज्ञात करते हैं, किस प्रकार आते हैं। लेकिन हम द्विघाती जो समीकरण लेंगे वो द्विघात समीकरण का मानक रूप लेकर हल करेंगे, क्योंकि कैसा भी द्विघात समीकरण आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि संख्याएं या चर राशियां ABC की जगह आए, ये कोई जरूरी नहीं है। तो हम इसी द्विघात समीकरण को ही ले लेते हैं, इसको ही पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं, अर्थात ax² प्लस bx प्लस c इजिक्वल टू 0 ये ले लेते हैं हम, और इसको हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे तो आपका द्विघाती सूत्र बन जाएगा। तो ध्यान देना, अभी आपको मैंने द्विघात ये पूर्ण वर्ग विधि बताई है, वो ही तरीका काम में लेना है। देखो, द्विघाती सूत्र क्या, द्विघाती
समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए बराबर 0 नहीं है, को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करें। पूर्ण वर्ग बनाकर जो हल करने वाली विधि है उससे हल करना है। मान लेते हैं कि ये दी जाती समीकरण ये आपका क्वेश्चन ही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और इसको हमें पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो देखो अभी मैंने आपको बताया कि एक तो एक्स स्क्वायर को अकेला करना है, अर्थात एक्स स्क्वायर से जो भी संख्या गुणा है उसका दोनों पक्षों में भाग देना है। तो ए एक्स स्क्वायर बटे ए का भाग दे देंगे क्योंकि यहां पर ए गुणा है, प्लस बी एक्स बटे वे ए प्लस सी बटे वे ए बराबर 0 में भी अगर आप समझदार हो ए का भाग दोगे तो 0 आएगा, तो ये 0 भी लिख सकते हो। यहां पर कह सकते हो दोनों पक्षों में ए का, अर्थात एक्स स्क्वायर से जो भी गुणा है उसका भाग देना है पूर्ण वर्ग विधि में। ए का भाग देने पर तो ये ए का भाग दे दिया क्योंकि ए गुणा हो रहा था। अगर अभी पहले की बात करें तो पहले 2 गुणा हो रहा था, 2 का भाग दिया था, तो जो भी गुणा हो रहा है उसका भाग दे देते हैं। अब देखो यहां पर ए से ए कट गया तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स बटे वे ए, और आपको बताया था मैंने कि ये जो सी वाला मान है अचर पद है उसको आप इस पक्ष में ले आओ। इधर ऑलरेडी पहले से 0 है तो ये माइनस का सी बटे वे ए इधर आ जाएगा। ये तो कुछ नहीं है, 0 है, 0 में चाहे घटे चाहे जुड़े, तो ये माइनस का सी बटे इधर आ गया। यहाँ ध्यान रखना ये 0 है क्योंकि 0 का भाग दिया है, और इस सी को इधर ले आए। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि x का जो गुणांक है उसके आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो यहां x का गुणांक क्या है, b बटे वे a है। x से क्या गुणा है, b बटे a, b बटे a के आधे का वर्ग दोनों, या आधे का वर्ग क्या है, b बटे वे 2a, और इसका वर्ग ये आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं हम, ये जोड़ देते हैं, अर्थात b का आधा, b बटे एक आधा, b बटे वे 2a, इसका ये वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं यहां पर। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का b बटे वे ए एक्स बराबर जोड़ते हैं वो, तो ये b बटे वे 2 इधर भी जोड़ना है, ध्यान रखना है दोनों पक्षों में जोड़ना है, एक पक्ष में जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इधर भी जोड़ देते हैं क्या, b बटे वे 2a का होल स्क्वायर, b बटे 2 का वर्ग, b बटे 2a का वर्ग बराबर, इधर भी जोड़ेंगे b बटे वे 2a इसका वर्ग, किसमें, माइनस के c बटे वे a में, तो ये प्लस का इधर लिख दिया। अब उस पक्ष को सरल करते हैं, और आपको मैंने बताया कि ये बन गया अब होल स्क्वायर के रूप में, अर्थात सरसमीका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता तो ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला रूप बन गया, अर्थात ये पूर्ण वर्ग बन गया, विस्तार रूप बन गया। इसको हम संक्षिप्त में लिखेंगे तो निर्देश दे देते हैं, यहाँ ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, उससे इसको हम क्या करेंगे, देखो इधर ए तो है x और b है b बटे वे 2a, तो ये बन गया x प्लस b बटे वे 2a और इसका होल स्क्वायर। अगर इसको वापस हम विस्तारित कर दें, विस्तार रूप कर दें, तो ये ही आ जाएगा वापस, इधर वाला इस पक्ष, ये पक्ष आ जाएगा, तो हमने होल स्क्वायर के रूप में कर लिया। इधर वाले को हम सरल कर लेते हैं, b का वर्ग होता है b स्क्वायर बटे वे 2, a का वर्ग होता है 4a स्क्वायर, 2a का वर्ग हो गया 4a स्क्वायर, और माइनस का c बटे वे a हो गया। अब उसको सरल करते हैं हम, देखो x प्लस b बटे वे 2a का होल स्क्वायर है इधर, इधर हम इन दोनों पक्षों का लघुत्तम लेते हैं, दोनों बिंदुओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो 4a स्क्वायर इन दोनों का लघुत्तम लेस आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो ये 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर ऐसे कैसे, तो b स्क्वायर भी अंश भी वैसे के वैसे रहेगा, b स्क्वायर माइनस माइनस a का भाग 4a स्क्वायर में दिया तो 4a बार गया,
4a बार गया, 4a को ऊपर वाले c से गुणा करते हैं तो 4a गुणा c, ये माइनस का 4a गुणा c हो गया और इधर 4a स्क्वायर आ गया। अब देखिए हम दोनों पक्षों का क्या करते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं, क्योंकि इधर स्क्वायर हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेते हैं हम। तो इधर तो इसका वर्गमूल लेंगे, अंडर द रूट हट जाएगा, ये अंडर द रूट स्क्वायर हट जाएगा, या फिर ऐसे लिख देते हैं x प्लस बी बटे वे 2a का होल स्क्वायर है। इधर अंडर द रूट आपको पता है कि जब ये वर्गमूल लगाते हैं तो प्लस माइनस आता है, तो ये प्लस माइनस अंडर द रूट ये आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बटे वे 4a स्क्वायर। इस प्रकार से अंडर द रूट लग जाएगा। अब देखिए इधर तो स्क्वायर भी है और अंडर द रूट भी है, ये दोनों हट जाएंगे, बचेगा x प्लस बी बटे वे 2a। तो इधर आ गया x प्लस बी बटे वे 2a और इस पक्ष में प्लस माइनस आएगा। इधर देखो 4a स्क्वायर है बटे वे के अंदर, इस 4a स्क्वायर का वर्गमूल आएगा 2a, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 और a स्क्वायर का वर्गमूल आ जाएगा a, तो ये 2a आ गया नीचे और इसका वर्गमूल निकलता नहीं है तो इसको अंडर द रूट में ही रहने देते हैं। तो ये प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वर्गमूल नहीं है पूर्ण वर्ग, या वर्गमूल निकलता हुआ नहीं दिख रहा है तो आप इसको अंडर द रूट में रहने दो, ऐसे बी स्क्वायर माइनस 4ac ये अंडर द रूट में रह गया, जबकि बटे वाला जो 4a स्क्वायर है उसका वर्गमूल 2a आ गया। अब हम क्या करते हैं, x का मान निकालना है हमें, तो ये b बटे वे 2a है उसको उस पक्ष में ले जाते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। इधर x बराबर उधर ये b बटे वे 2a जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, क्योंकि इधर b बटे 2a प्लस का है, तो इधर माइनस का b बटे वे 2a हो गया, जबकि प्लस और माइनस अंडर द रूट ये b स्क्वायर माइनस 4ac बटे वे 2a पहले से था तो इसको तो ऐसे कैसे लिख दिया, जबकि b माइनस का b बटे 2a इधर आया प्लस से तो माइनस का बन गया। अब देखिए x बराबर इन दोनों का हम लघुत्तम लेते हैं, तो इसका भी बटे में 2a है, इसके भी बटे में 2a है, तो ये 2a लघुत्तम आ जाएगा, लेस आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 2a का ऐसे कैसे, तो ये ऊपर वाला अंश भी वैसे वैसे रहेगा, तो ये माइनस का b ऐसे कैसे, आगे प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, इधर 2a है उसमें भी 2a है तो अंश भी वैसे वैसे रहेगा, तो ये हो जाएगा अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका द्विघाती सूत्र बन जाएगा, द्विघाती सूत्र आ गया, ये द्विघाती सूत्र या श्रीधर आचार्य सूत्र का निर्माण हो गया। क्या x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे वे 2a। तो कोई भी द्विघात समीकरण हो उसको आप इस शॉर्ट ट्रिक से फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हो, आपको इतनी लंबी प्रक्रिया अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए पूर्ण वर्ग विधि का ही अंतिम संक्षिप्त रूप है, सरलीकृत रूप है द्विघाती सूत्र। तो अगर एग्जाम के अंदर पूर्ण वर्ग विधि से आपको हल करने के लिए कहे तो आप द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल भी कर सकते हो, क्योंकि द्विघाती सूत्र भी पूर्ण वर्ग विधि से ही उत्पन्न हुआ है, उसी का सरलतम संक्षिप्त रूप है। एक बार यहाँ पर प्लस का ले लेना, एक बार माइनस का ले लेना, अर्थात पहला x बराबर हो गया यहाँ पर माइनस का b प्लस लेते हैं प्लस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे वे 2a, और दूसरा हो जाएगा x बराबर माइनस का b माइनस का अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे वे 2a। तो ये दो मूल आ जाएंगे ऐसे x के। तो आपके समझ में आ गया होगा कि द्विघाती सूत्र किस प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। ये पूर्ण वर्ग विधि क्या है एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे आपका द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो हम क्या करेंगे a का दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर को अकेला करना है तो हमने दोनों पक्षों के अंदर a का भाग दे दिया। अब ये a से कट गया, एक्स स्क्वायर बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बटे 2 बराबर माइनस का c बटे a 2, अर्थात प्लस का c a बटे 2 इस पक्ष में ले आए तो माइनस का बन गया। अब आपको क्या करना है, b से जो गुणा है, अर्थात b से जो गुणा क्या, x से जो गुणा है, यहाँ पर b बटे 2 है गुणा, उस b बटे 2 के आधे का वर्ग, b बटे 2 में 2 का b बटे a में 2 का भाग देके वर्ग कर दिया और वो दोनों पक्षों में जोड़ दिया। ऐसे करते ये पूर्ण वर्ग बन गई, अर्थात ये a स्क्वायर प्लस
का 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया। तो इनको हम संक्षिप्त में शॉर्ट में a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिख देते हैं। तो ये x प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर हो गया और बराबर इधर इसको सरल कर लेते हैं। b का वर्ग होता है बी स्क्वायर और 2a का वर्ग हो गया 4a स्क्वायर और माइनस का इधर c बटे a है। इन दोनों का लघुत्तम लिया तो 4a स्क्वायर आ गया। 4a स्क्वायर ऐसे कैसे, तो ये b स्क्वायर ऐसे कैसे, माइनस 4a स्क्वायर में a का भाग दिया तो 4a बार गया, 4a को गुणा किया c से तो 4ac हो गया। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं तो इधर भी अनदिव्य लगा देते हैं, इधर भी अनदिव्य लगा देते हैं। इधर स्क्वायर भी है और अनदिव्य भी है तो दोनों हट जाएंगे और आ जाएगा x प्लस बी बटे हुए 2a और इधर वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस लगाकर वर्गमूल में 4a स्क्वायर बटे वाले हर का वर्गमूल आ जाएगा 2a और अंश का वर्गमूल नहीं आएगा तो उसको हम अंडर में रहने देंगे। और अब ये जो b बटे 2 है उसको इस पक्ष में लाएंगे तो ये माइनस का b बटे 2 हो जाएगा। और अब ये दो भिन्न हैं, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 2a समान है तो अंश भी वैसे के वैसे रहेंगे। तो ये 2a लघुत्तम लिया, 2a का 2 ऐसे के तो माइनस का b और प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे भी ऐसे कैसे। तो ये आपका द्विघाती सूत्र बन जाएगा। एक बार यहाँ पर प्लस लगा कर लिख देना, एक बार माइनस लगा कर लिख देना तो ये दोनों मूल आ जाएंगे। तो इस प्रकार से द्विघाती सूत्र बनाया जा सकता है और उससे हम बाकी द्विघात समीकरणों को हल कर सकते हैं। तो मानता हूं मैं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब हम एक आधा क्वेश्चन लेकर आपको और बता देते हैं, समझा देते हैं, आप इसको अच्छी तरह से समझना। देखो, अगर हम एक सरल सा सिंपल सा क्वेश्चन ले, 2014 के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि दो संख्याओं का योग 48 है तथा उनका गुणनफल 432 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक ऐसा क्वेश्चन आया था। और ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले मैं ये क्वेश्चन आपको बता देता हूं। देखो, क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल तो कितना है 48 है तथा उनका गुणनफल 432 है। गुणनफल 432 है। संख्याएं ज्ञात करें। संख्याएं क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन BSER 2014 क्या 2010 के अंदर आया था। तो देखो, इसको किस प्रकार से हम हल करेंगे, इन दोनों संख्याओं को कैसे प्राप्त करेंगे। 2014 के अंदर तो आपको कल बताया था वो k का मान ज्ञात करने वाला वो आया था। यहां पर दोनों संख्याओं को अगर जोड़े तो 48 आता है, लेकिन अगर उनको गुणा कर दे तो 432 आता है। हमें दोनों संख्या ज्ञात करनी है। देखो, दोनों में से किसी एक संख्या को आप XYZ कुछ भी मान लो तो दूसरी आपको पता चल सकती है। जैसे मैं आपको ये कह दूं कि एक संख्या 8 है तो दूसरी आप 48 में घटाकर प्राप्त कर सकते हो, 40 आ जाएगी। कहने का मतलब इन दोनों संख्याओं में से अगर एक संख्या का पता चल जाए तो दूसरी हम घटाकर या फिर इधर गुणनफल है उससे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी एक संख्या को कुछ भी मानना जरूरी है। तो मान लेते हैं हम, माना एक संख्या n है, ये n हमने मान लिया, तो दूसरी संख्या होगी, सीधी सी बात है, दूसरी संख्या 48 में से आप घटा दो, क्योंकि आपको दो संख्याओं का योगफल दिया है, उसमें अगर एक संख्या का पता है तो दूसरी तो उसमें से घटाने पर आ जाएगी। तो यहां पर हम 48 में घटा देते हैं, तो दूसरी संख्या होगी 48 माइनस n, ये होगी। अब आपके पास दोनों संख्या मौजूद है, अगर हम इन दोनों को गुणा कर दें तो गुणनफल के बराबर मान होना चाहिए, 432 हो जाना चाहिए। तो प्रश्न के अनुसार इनको हम गुणा कर देते हैं, क्योंकि दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 432 है। अतः हम क्या करते हैं, n गुणा 48 माइनस n बराबर ये भी 432 कर लेते हैं, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 432 होना चाहिए। तो ऐसे करते ही एक समीकरण बन जाएगा। इसको सरल करेंगे तो 48n हो जाएगा ये, क्योंकि n से 48 को गुणा किया 48n, माइनस n को n से गुणा करेंगे तो माइनस का n स्क्वायर और बराबर 432। पूरे मानों को एक पक्ष में करके इसको सरल कर लेंगे तो हम या तो उधर ले जाते हैं सबको या इधर ले जाते हैं। तो इस पक्ष में ले आते हैं सबको, इधर बच जाएगा 0, इधर n स्क्वायर आएगा इस पक्ष में तो प्लस का बन जाएगा ये प्लस का n स्क्वायर, 48n इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा 48
n, और 432 इधर ऑलरेडी पहले से है ही जो प्लस का है, तो ये प्लस का 432 बराबर 0, 0 इधर है तो उधर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये इस प्रकार से आपका द्विघाती जो समीकरण है वो बन गया, ये द्विघात समीकरण का रूप बन गया। यहाँ पर आपको इसके मूल ज्ञात करने हैं, n के मान ज्ञात करने हैं, तो आप द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके ज्ञात कर सकते हो। a बराबर देखो, एक दो घात वाले चर से जो संख्या गुणा है वो a होती है, तो a बराबर यहाँ पर 1 है, b बराबर है यहाँ पर माइनस का 48 जो आपको बता रखा है द्विघात बहुपद के मानक रूप में, तो माइनस का 48, और c बराबर है 432, और द्विघाती सूत्र या श्रीधर आचार्य जो सूत्र है वो है यहाँ पर n है, तो n बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। इससे हम मान रखकर सरल करते हैं, तो n बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4 गुणा a गुणा c बटे वे 2 गुणा a। ये जगह छोड़ दी मैंने, वहां पर b, यहाँ पर b कितना है माइनस का 48, यहाँ पर b का स्क्वायर माइनस के 48 का वर्ग, यहाँ पर a कितना है 1, और c है 432 और बटे हुए ये 1। इसको सरल करते हैं, तो n बराबर माइनस माइनस पर प्लस का हो गया 48, तो ये प्लस का 48 प्लस माइनस 48 का वर्ग होता है, 48 को 48 से गुणा करेंगे तो 8 × 64 और 8 चौक 32, 32 दूना 64, 64 और 6 76 और 4 चौके 16 और 7 23, 2344, या फिर यहां पर हम गुणा कर लेते हैं 48 को 48 से, 8 × 64, 8 चौक 32 और 8 चौक 32, 32 दूना 64, 64 और 6 70 गलत था वो, और हासिल की 7, 4 चौके 16 और 7 2304 आ गया, तो ये 2304 इसका मान आ गया। माइनस यहाँ पर देखो इसको गुणा करते हैं, 4 एकम 4, 4 को 432 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, 4 × 12 का दूवा, और 4 चौके 16 और 1 17, माइनस का 1728 हो जाएगा बटे हुए 2 एकम 2 आ जाएगा। 2304 में 1728 घटाएंगे तो n बराबर 48 प्लस माइनस घटाते हैं, 4 में 8 नहीं जाता तो 14 में 8 गया तो कितना बचा 6, यहाँ पर 9 में 2 गया तो 7, यहाँ पर 2 है, 2 में 7 नहीं जाता, 12 में 7 गया तो 5 और 1 में 1 गया तो 0, 576 आ गया बटे हुए 2। अब 576 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो 48 प्लस माइनस 576 का वर्गमूल होता है 24 होता है। आप 24 को 24 से गुणा करके देख लो, 4 चौके 16, 4 दूना 8 दूना 16 और 1 17, और 2 दूना 4 और 1 5, 576, और ये भी 576 है, तो कितना आ गया 24 आ गया 576 का वर्गमूल बटे हुए 2। और अब n बराबर 24 को एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो पहला मूल n बराबर 48 प्लस का 24 बटे हुए 2, तो आ जाएगा n बराबर 48 और 24, 8 और 4 12 का दूवा, 4 2 6 1 7 बटे 2 बराबर 72 बटे 2, 72 का आधा 36 आ गया, 36 दूना 72। दूसरा मान निकाले हम, तो n बराबर 48 माइनस का 24 बटे हुए 2, 48 में 24 गया तो 24 बटे 2 का मतलब 12 आ गया, तो एक संख्या 36 है और एक संख्या 12 है, दोनों में से कोई सी भी एक संख्या 36 मान लो, अर्थात n का मान आप चाहे 12 मान लो चाहे 36 मान लो। अगर 12 है तो आप 48 में घटाओ 36 बच जाएगा, और अगर 36 है तो 48 में 36 घटाओ 12 बच जाएगा, तो कुल मिला के एक संख्या 36 है और दूसरी 48 माइनस 36 अर्थात 12 है। तो ये 36 और 12 दोनों संख्याएं हैं, अगर आप इन दोनों को जोड़ दो तो 48 योगफल होना चाहिए, और अगर इनको आप गुणा कर लो तो 36 को आप 12 से गुणा करके देख लो, गुणनफल आना चाहिए 432, तो ये भी जरूरी है। तो 12 छिके 84 12 छिके 72 का दूवा, 12 दूना 24 12 या 36 और 7 43, तो ये 432 हो रहा है। तो आप ये भी जांच कर सकते हो गुणनफल और योगफल करके। तो इस प्रकार से आप ये द्विघात समीकरण वाला जो क्वेश्चन है वो हल कर सकते हो। देखो एक बोर्ड 2010 के अंदर क्वेश्चन आया था कि 2x² प्लस का 3x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो।
मूलों की प्रकृति। तो इसके लिए आपको मैंने बताया था, ये 2010 के अंदर आया था क्वेश्चन। तो इसके लिए आप ए बी सी से बी स्क्वायर माइनस 4ac कर लो। ए बराबर है 2, बी बराबर है 3 और सी बराबर है 4। बी स्क्वायर माइनस 4ac में अगर हम मान रखें तो देखो बी है 3, 3 का वर्ग माइनस 4 गुणा ए 2 गुणा सी 4 है। इससे जांच करें तो 3 3 9 माइनस का 4 दूना 8 चौक 32 हो रहा है। तो माइनस का 32, यहाँ पर 32 में से 9 गया तो बच गया माइनस का 23। तो ये माइनस का आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर कह देंगे कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान नेगेटिव आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो कुल मिला के ये द्विघात समीकरण वाले प्रश्न कैसे हल करते हैं, ये संख्यात्मक ये अंके की जो प्रश्न है वो कैसे क्या सरल करते हैं, आपको कल वाले वीडियो में और अच्छी तरह से समझा देंगे, बता देंगे। जो बोर्ड के अंदर 2013, 15 या 16 इनके अंदर आए हुए हैं, और उनको कैसे हल करेंगे, कैसे समीकरण बनाएंगे द्विघात, और क्या उसका हल करने का तरीका होगा, वो आपको कल वाले वीडियो में बता देंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि आज जो आपको कुछ बताया द्विघात समीकरण के बारे में, जो तीनों विधियाँ बताई वो आपके समझ में आई होंगी। आप क्वेश्चनों को लेकर हल करना और समझने की कोशिश करना। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।